आपने अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को बताया ही नहीं कि मेरी प्रोडक्ट फलां जगह पे पड़ी है, जाके दुकानदार से उठा लो। वो उठाएगा क्यों? जब उसको पता होगा कि वहां पे एक अच्छी चीज अच्छे रेट में पड़ी है। और वो पता कैसे चले? पूरा फोकस सेल पे डाल दिया, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन पैक मार्केट में से बिका ही नहीं। दुकानदार क्या कहता है कि भाई मैं क्या करूं, मैंने तो डिस्प्ले में भी रख लिया, मैंने तो लोगों को कह कह के भी देख लिया, लोग आपकी प्रोडक्ट आके मांगते ही नहीं। तो कभी भी 10 रुपए वाला सरफ, 10 रुपए वाली पत्ती, 10 रुपए वाली कोई भी आइटम इस वक्त अगर छेड़ने का इरादा रखते हैं, तो जितने पैकिंग मटेरियल्स के और रॉ मटेरियल्स के रेट हो चुके हुए हैं, कुछ नहीं बचने वाला। बात हम करने लगे हैं कि चाय का जो बिज़नेस है, इसके लिए लवाजमात क्या चाहिए, शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, और इसमें पैकिंग मटेरियल या जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं वो कैसा होगा, कितने में बनेगा, कहाँ से बनेगा, कितना टाइम लगेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे नफ़ा और नुकसान और फिर सेल्स के ऊपर। अगर आप चाय का बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने की है, पल्ले से बांधने की है, वो ये है, चाय ऐसी चीज़ नहीं है कि एक मर्तबा एक जायका मिल गया और दूसरी मर्तबा दूसरा जायका मिल गया तो लोग इसको हज़म कर लेंगे। जो लोग चाय पीते हैं वो चस्कोरे होते हैं, उनके लिए टेस्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, अहम होती है। आपने देखा होगा कि कुछ होटल्स बहुत मशहूर हो जाते हैं और लोग दूर दूर से वहाँ चाय पीने आते हैं। ऐसी क्या वजह है कि वहाँ पे लोग चाय पीने आते हैं? होटल्स तो और भी हैं, जगहें तो और भी हैं, लेकिन वही होटल क्यों? क्योंकि उनका जो जायका होता है वो बड़ा लाजवाब होता है। बेसिकली ये सारा बिज़नेस जो है ये ज़ुबान के टेस्ट के ऊपर टिका हुआ है। एक चाय जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हो सकता है कि मुझे वो अच्छी ना लगे, और जो मुझे अच्छी लगती है हो सकता है वो आपको अच्छी ना लगे। सबके जायके या टेस्ट अलग अलग होते हैं। खालिस पत्ती जो होती है उसका असर या उसका टेस्ट वो कुछ अलग ही होता है। चाय 3 कटिंग्स में होती है, एक मोटी कटिंग, एक दरमियानी कटिंग और एक बिल्कुल बारीक कटिंग। जो सबसे बारीक कटिंग होती है उसका काफ़ी सारा हिस्सा, पत्ती के जो हिस्सा है वो चाय के अंदर हल हो जाता है, बारीक छलनी में से भी वो गुजर जाता है, वो हम चाय के साथ ही पी लेते हैं। तो वो चाय गाढ़ी भी होती है और उसका टेस्ट भी ज़्यादा होता है। अमूमन कराची के अंदर, अंदरून सिंध के एरियाज़ और कुछ के एरियाज़, ख़ास तौर पे वो जगहें जहाँ पे पान, गुटखा, सुपारी, ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं या नुस्वार ज़्यादा खाई जाती हैं, वहाँ पे बारीक पत्ती जो होती है, बारीक चाय, वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है। उसकी वजह क्या है? जब नुस्वार खाते हैं या पान खाते हैं, सुपारी, गुटखा वगैरह लोग खाते हैं, तो उनको अब उससे तेज़ जायका चाहिए। अगर वो पान के जायके को ख़त्म करके चाय अपना जायका उसके मुंह में नहीं छोड़ती, तो वो चाय उन लोगों को पसंद नहीं आती। तो ये बहुत अहम है कि आप पत्ती का कारोबार किस एरिया में कर रहे हैं। अगर आप ऐसे एरिया में करें जहाँ नुस्वार ज़्यादा खाई जाती है या पान ज़्यादा खाया जाता है या गुटखा सुपारी वगैरह ज़्यादा खाई जाती है, तो वहाँ पे आपको बारीक पत्ती की कटिंग चाहिए ही चाहिए, वरना आपकी पत्ती पिट जाएगी। अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ें खाई पी तो जाती हैं लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। तो वहाँ पे आपकी मोटी पत्ती भी चल सकती है, वो सारी मोटी चलनी में रुक जाती है, सिर्फ चाय नीचे जाती है। वो चाय गाढ़ी नहीं होती लेकिन उसका जायका बहुत अच्छा होता है। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मिला जुला रुझान है और पत्ती बेचने वाले ये समझते हैं कि यहाँ पे हमें हर तरह के बंदों को चाय पिलानी है, तो वो क्या करते हैं कि मोटी पत्ती और बारीक पत्ती का ब्लेंड बना लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। उससे क्या है, वो हर तरह के बंदे को पसंद आती है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर मोटी या बारीक या दरमियानी सिर्फ एक कटिंग की चाय पिलाने से ज़्यादा बेहतर ये समझा जाता है कि हम मिक्स कटिंग जो है वो शामिल करें, ब्लेंड बना लें, जिसको हम कहते हैं 2 या 3 पत्तियां मिला लेना, और उसके बाद इसको बेचते हैं पैक करके। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बड़ा आम है और ये फैक्ट भी है कि पत्ती के कारोबार के अंदर लोग मिलावट करते हैं, मिक्सिंग करते हैं।
तो वो मिलावट और मिक्सिंग आखिर होती किस चीज़ की है? लोग ये जो चने होते हैं, चने का जो छिलका है, चने के छिलके को कूट के इसके ऊपर रंग कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं और उसको पत्ती के अंदर शामिल कर देते हैं। नंबर एक। नंबर दो, ये जो इस्तेमाल शुदा पत्ती होती है यही होटलों से इकट्ठी कर ली है। इकट्ठी करने के बाद इसको वॉश कर लिया जाता है। वॉश करने के बाद इसको खुश्क कर लिया जाता है, इसको डाई कर लिया जाता है और इसी को मिक्स कर दिया जाता है। इंतहाई जुल्म है आपका अपने ब्रांड के साथ। लोगों के साथ तो जो है ही है, अपने आप के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसी पत्ती या ऐसी चाय थोड़ा अरसा तो चल सकती है, ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। जब भी चाय का कारोबार करेंगे, खालिस पत्ती जायका भी देगी, खालिस पत्ती कलर भी देगी। अगर आपको फास्ट कलर चाहिए, तेज़, अचानक, तो फिर ये मिक्सिंग वाले कारोबार किए जाते हैं। लेकिन किन पत्तियों में जिनके रेट मार्केट के अंदर कम रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इस वक्त राइट नाउ कोई भी खालिस पत्ती 1000 रुपए किलो से कम नहीं है। कोई भी खालिस पत्ती 1000 रुपए किलो से कम नहीं है। लेकिन बाजार में 700 रुपए किलो और 800 रुपए किलो जो पत्ती बिक रही है, वो कैसे बिक रही है? वहां पे ये प्ली लेते हैं लोग, कहते हैं कि जनाब हम इकट्ठी पत्ती मंगवा लेते हैं, ट्रक भर के, जहाज भर के। नहीं भाई, जितनी मर्जी मंगवा लें, 1000 रुपए किलो से नीचे खालिस नहीं पड़ती। इसके ऊपर पैकिंग का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन है, बिजली के बिल हैं, लेबर है, आपकी सेल्स के खर्चे हैं, पेट्रोल हैं, मोबाइल के बिल हैं, बिजली के बिल हैं। उसके बाद आपकी सेल्स के बंदों की तनख्वाहें हैं, फिर मार्केटिंग का बजट है और मार्केटिंग के बंदों के खर्चे। उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसे देने हैं, होलसेलर को भी देने हैं, दुकानदार को भी देने हैं, रिकवरी के मसाइल भी हैं, तब जाके आपको पैसे बचते हैं। क्या ये मुमकिन है कि 1000 रुपए किलो से ऊपर रेट हो, ये सारे खर्चे भी उस किलो पे डालने हों और फिर भी वो 1000 रुपए से नीचे मार्केट के अंदर बिक रही हो? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। लिहाजा अच्छा काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो आप मटेरियल को ज़्यादा क्वांटिटी में उठाएं। 40 बोरी की अमूमन एक लाट होती है, कुछ लाटें इससे भी बड़ी होती हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, 50 किलो की बोरी होती है और 40 बोरी की जो लाट है वो पूरी उठा लें। उसका मकसद या फ़ायदा क्या है? टेस्ट चेंज नहीं होता, एक ही टेस्ट जाता है जब आप पूरी लाट उठाते हैं। अगर आप 1 2 3 4 5 बोरियां उठाते हैं एक वक्त में और अगली मर्तबा वही 5 या 4 या 3 बोरियां उठाने की मार्केट से कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि उसका टेस्ट में भी चेंज हो, मे बी ये उसी खेत की फसल ना हो जिसकी आप पहले लेके फ़रोख्त कर चुके हैं। पत्तियों की बहुत सारी किस्मों के साथ साथ बहुत सारे नाम भी हैं। मिसाल के तौर पे कीनिया की जो पत्तियां आती हैं वो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, वेरी गुड सी ग्रेड है। इनमें से जो भी लें, खालिस पत्ती लें और उसको पैक करके बेच दें बस। कोई ब्लेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना भी है तो इन्हीं को आपस में कर लें, यानी मोटी पत्ती और बारीक पत्ती को मिक्स कर लें। जब हम बात करते हैं लो क्वालिटीज़ की तरफ जाने की, जो 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो या 500 रुपए किलो हमें मार्केट में मिल जाती है, हम अच्छी पत्ती के साथ उसको मिलाते हैं तो जायका भी ख़राब होता है, खुशबू भी ख़राब होती है और रंग भी ख़राब होता है। ऐसा काम मत कीजिएगा। एक ही खेत की पत्ती लेना अच्छा क्यों होता है? मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि जब हम कपास काश्त करते हैं तो उसकी एक वैरायटी है 86। जब 86 वैरायटी लगाते हैं, दो जिम्मेदार अलग अलग, सात ही खेत होते हैं, सिर्फ दरमियान में एक बंदा होता है, तो एक बंदे की फसल का कद 6 फुट तक भी चला जाता है और दूसरे बंदे की जो फसल है उसका कद 4 फुट भी क्रॉस नहीं करता। एक बंदा जो है 1 एकड़ से 25 मन पैदावार ले रहा होता है, दूसरा 40 मन भी ले रहा होता है और तीसरा जो है वो 7-8 मन भी ले रहा होता है। तो वजह क्या है? वैरायटी तो एक ही है, ज़मीनें भी साथ साथ हैं, हर जिम्मेदार के काश्त करने के तरीके में फ़र्क आ जाता है। किसी ने पानी कम लगाया, किसी ने ज़्यादा लगाया, किसी ने खाद कम डाली, किसी ने ज़्यादा डाली, किसी ने अपनी फसल को ज़्यादा टाइम दिया, किसी ने कम दिया। वैरायटी सबकी 86 ही है, लेकिन किसी के टिंडे का साइज़ छोटा हो गया और किसी के टिंडे का साइज़ बड़ा हो गया। तो इसी तरह पत्ती भी जब लगती है, वैरायटियाँ तो सेम ही होती हैं लेकिन खेत का फ़र्क होता है।
ज़िम्मेदार के तरीका काश्त का फ़र्क होता है, तो उससे आपकी पत्ती के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो कोशिश करें कि एक ही लाट का माल उठाएं, वो एक ही खेत का माल होता है, तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी एक ही तरह की फील्ड के अंदर जाएगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कम है, आप इतनी ज़्यादा पत्ती नहीं खरीद सकते, तो बस फिर एक वैरायटी का इंतखाब कर लें कि वैरायटी हमने यही देनी है, वो फिर किसी भी खेत की हो, किसी भी जगह से आई हो, किसी ने भी इंपोर्ट की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक वैरायटी का इंतखाब ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि इस कारोबार के लिए पत्ती हमें मिलेगी कहाँ से? आखिर हम जो काम शुरू कर रहे हैं तो पत्ती कहाँ से मिलती है? देखिए, बहुत सारे शहरों के अंदर होलसेल मार्केटें मौजूद हैं, जैसे रावलपिंडी में राजा बाज़ार से मिल जाती है, लाहौर में शाह आलमी से मिल जाती है, मुल्तान की बात करें तो गल्ला मंडी से मिल जाती है, और कराची की बात करें तो वहाँ पे ली मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्ती के जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर वगैरह बैठे हुए हैं, तो वहाँ से आपको पत्ती जो है वो मिल सकती है। एक चाय वाली गली बहुत मशहूर है, वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से इम्पोर्टर्स बैठे हुए हैं और बड़ी-बड़ी दुकानें हैं। आप वहाँ से चाय वाली गली जो है वहाँ से पत्ती ले सकते हैं। कोशिश ये करें कि पत्ती जब भी लें, कराची से ले लें। अच्छा रेट और अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। लेकिन कराची से नहीं ले सकते तो फिर ज़ाहिर है अपने नज़दीक के शहरों से ले सकते हैं। जैसे अभी खानेवाल है, खानेवाल में अयूब रोड से मिल जाती है पत्ती। वहाँ पे 3-4 अच्छी दुकानें हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अब उसकी पैकिंग की बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पत्ती का नाम रजिस्टर करना है, जिसको हम ट्रेडमार्क भी कहते हैं। पत्ती का ट्रेडमार्क आईपीओ के दफातर से होता है। इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है। इन 3 शहरों में आईपीओ के ऑफिसेज़ हैं। आप वहाँ पे जाएँ, जाके अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएँ। लेकिन पहले सर्च रिपोर्ट निकलवा लें कि ये नाम किसी और ने रजिस्टर तो नहीं करवाया हुआ। आपको 2 या 3 मरतबा जाना पड़ेगा, आपका नाम फाइनल हो जाएगा। अगर आप खुद नहीं कर सकते या करवाना चाहते तो किसी वकील की खिदमात हासिल कर लें, जो ये काम पहले से करता हो। हर वकील ये काम नहीं करता। और अगर कोई वकील ना मिले आपको, तो बिज़नेस टॉक्स के दफातर पाकिस्तान के 10 शहरों में है। पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, खानेवाल, साहिवाल, फैसलाबाद, बिहाड़ी, मुल्तान, रहीम यार खान। आप वहाँ भी राब्ता कर सकते हैं, वहाँ से भी करवा सकते हैं। तमाम शहरों के जो टेलीफ़ोन नंबर है वो एक ही है, 0304 11 11 812। सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक टेलीफ़ोन करके आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे ऑर्डर लिखवा सकते हैं, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क एक लंबे प्रोसेस का नाम है। सबसे पहले जो नाम आप रखना चाहते हैं उसकी सर्च रिपोर्ट निकलती है कि ये नाम पहले किसी ने रखा तो नहीं हुआ। अगर वो पहले किसी ने रखा हुआ है तो फिर आप दूसरा नाम देते हैं, तीसरा नाम देते हैं। तो बेहतर ये है कि पहली मर्तबा ही 5 नाम दें, ताकि अगर 1 या 2 नाम किसी ने रखे भी हों तो बाकी नाम हमें मिल सकें। जब नाम आपका फाइनल हो जाता है कि ये नाम रखना है, तो फिर उसका लोगो बनता है। लोगो बन के एप्लीकेशन सबमिट होती है। 15 दिन के अंदर कच्चा कागज़ आपको मिल जाता है, जिसको एक्नॉलेजमेंट पेपर कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट पेपर जब आ जाता है तो आप अपनी प्रिंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी पैकिंग मटेरियल बनवाना चाहते हैं वो बनवा सकते हैं। लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट पेपर आने तक मामला ख़त्म नहीं हो जाता, आगे भी चलता है। अगर किसी से मिलता-जुलता नाम रख लिया, जैसे किसी का नाम रीवो है और आपने रीवा रख लिया, तो सिर्फ़ ओ की जगह ए बदला, तो आपको अपोज़िशन आएगी। मतलब आप पे एतराज़ आएगा कि भाई आपने ये मिलता-जुलता नाम क्यों रख लिया है। अगर आप जस्टिफ़ाई कर देते हैं कि हमने नाम कॉपी नहीं किया, या फलां बंदे की प्रोडक्ट दूसरी है, हमारी प्रोडक्ट दूसरी है, तो फिर आगे कंटिन्यू हो जाता है। और अगर आप जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते तो फिर ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको दोबारा नई एप्लीकेशन नए नाम के साथ देनी पड़ती है। तो जब नाम आपका हो जाता है, इस अपोज़िशन से निकल जाते हैं, तो फिर अखबारों में इश्तिहार आता है, जिसको कहते हैं कि गज़ट में पब्लिश होना। वहाँ पे जब आपका इश्तिहार आ जाता है तो आपने देखा होगा, लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश, फलां बंदा फलां नाम रजिस्टर कर रहा है, किसी को एतराज़ है तो 3 महीनों में राब्ता कर लें। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि आपने जो नाम रखा है, अगर किसी और ने ये नाम रखा हुआ है या चला रहा है और उसको एतराज़ है तो वो कर ले। अगर वो भी नहीं होता तो फिर अगले 3 महीनों में आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाता है, जो 10 साल के लिए होता है। तो ये थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है, साथ-साथ चलता है। तो अप्रॉक्सिमेटली जो पहला मरहला है वो 15-1 हज़ार रुपए में तय हो जाता है। और टोटल पैसे इसके ऊपर अगर आप किसी वकील के ज़रिए करवा रहे हैं या किसी कंपनी के ज़रिए,
तो लमसम तकरीबन 40-1 हज़ार रुपया लग जाता है। ये अब जब बात कर रहे हैं ये मई 2023 है, अगर कोई बंदा ये 24 या 25 में वीडियो देख रहा है तो उस वक्त रेट्स तब्दील भी हो सकते हैं। जैसे ही नाम फाइनल होता है उसके बाद हम जाते हैं अपने प्रिंटिंग मटेरियल्स की तरफ। जैसे ये दिखाइएगा, ये चाय वाला पैकेट पड़ा हुआ है, ये एक चाय का पैकेट है, ये 95 ग्राम का है। अगर इस तरह का पैकेट अपना बनवाया जाए तो इस पे कितना खर्चा आ सकता है ये बताना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर जितने पैकेट बनवाना चाहे कोई भी दोस्त या कोई भी शख्स तो फिर उसको ज़रब उतने पैकेटों से कर ले। ये शापर, ये पैकेट बनाने के लिए पहले डाइयाँ बनती हैं, उन डाइयों को सिलेंडर्स कहते हैं। सिलेंडर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है लोकल सिलेंडर, एक होता है डिजिटल सिलेंडर। लोकल सिलेंडर जो है उसका प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है, डिजिटल की ज़रा अच्छी होती है। आजकल जो रेट चल रहा है इस वक्त ये एक सिलेंडर 20,000 रुपये का बनता है। एक सिलेंडर 20,000 का बनता है। जितने कलर होंगे, जितने रंग होंगे आपके डिज़ाइन में उतने ही सिलेंडर बनेंगे। मिसाल के तौर पे इसके अंदर 4 रंग है तो ये 4 सिलेंडर बनेंगे 80,000 रुपये के। लेकिन पत्ती के डिज़ाइन में अमूमन 5 कलर इस्तेमाल होते हैं तो आपके 5 सिलेंडर बनेंगे। 5 सिलेंडर 1,00,000 रुपए के बनेंगे। ये वाला एक पैकेट बनाने के लिए आपको जो सिलेंडर यानी डाइयाँ बनेंगी वो 1,00,000 रुपए की होंगी। वक्त के साथ साथ इसका रेट कम या ज़्यादा होता रहता है। ये मैं बात कर रहा हूँ मई 2023 की, ठीक है। जब ये सिलेंडर बन जाते हैं इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 दिन लगते हैं ये सिलेंडर बनने में। जब ये बन जाते हैं तो फिर वो सिलेंडर या वो डाइयाँ प्रिंटिंग प्रेस पे जाती हैं। जो सिलेंडर्स के ऊपर छपा होता है वही शापर के ऊपर छप जाता है। तो वो कम अज़ कम जो प्रिंटिंग होती है वो 100 किलो होती है। इस वक्त राइट नाउ एक 100 किलो प्रिंटिंग 1,50,000 रुपए की बनती है। यानी अगर आपने ये वाले पाउच 100 किलो बनवाने तो वो 1,50,000 के बनेंगे। 1,00,000 रुपए के आपके सिलेंडर हैं और 1,50,000 रुपए के आपके ये वाले पाउच हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी और अहम बात जो आपको बताना या समझाना चाहता हूँ, ये वाले जो पाउच हैं ये 2 लेयर्स नहीं होने चाहिए, ये 3 लेयर्स होने चाहिए। 3 लेयर्स का मतलब ये है कि इसके नीचे फूड ग्रेड एल्यूमिनियम फॉयल लगना चाहिए, उसके ऊपर आपकी एलडी लगनी चाहिए और उसके ऊपर आपका पेट लगना चाहिए। 3 लेयरें हों तो फूड अथॉरिटी आपको इसका लाइसेंस जारी कर देगी बड़ी आसानी के साथ। और अगर ये फूड ग्रेड नहीं होगा तो वो एतराज़ कर सकते हैं। बाज़-औक़ात एतराज़ करते हैं और बाज़-औक़ात एतराज़ नहीं भी करते। लेकिन अगर आपने एलडी भी लगवानी है, 2 लेयर भी बनवाना है तो फूड ग्रेड एलडी होनी चाहिए। नॉन जो फूड ग्रेड नहीं है वो नहीं लगवानी चाहिए। इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। तो 2,50,000 रुपए में आपका ये वाला एक पाउच या एक पैकेट 100 किलो तैयार होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 100 किलो में से ये पैकेट कितने निकलेंगे। अभी ये वाला जो पेपर है ये थोड़ा सा मोटा है, इससे बारीक भी होते हैं, इससे थोड़े मोटे भी होते हैं। तो ये 1 किलो में से 150 पैकेट निकलता है। तो 100 किलो में से कितना निकला? 15,000 पैकेट। तो आपका एक पैकेट कितने में पड़ा? 10 रुपए का। सिलेंडर के पैसे इसमें शामिल नहीं है, वो वन टाइम एक्सपेंस है, एक मरतबा का खर्चा है। जब भी दोबारा प्रिंटिंग करवानी होगी वही डाइयाँ, वही सिलेंडर आप दोबारा प्रेस को दे देंगे। तो आपका 2,50,000 रुपए में एक पाउच तैयार होता है। आप चाहते हैं कि 95 ग्राम भी हो, 190 ग्राम का पैकेट भी बनवा लें, 400 ग्राम और 800 ग्राम भी बनवा लें, तो ये जो 4 पैकेट हैं ये आपके 10 लाख रुपए में बनेंगे कम से कम। और ये जो 100 किलो प्रिंटिंग है ये ज़रूरी नहीं कि 100 किलो ही हो, 10-15 किलो 100 किलो से कम भी हो सकती है, 10-15 किलो 100 किलो से ज़्यादा भी हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा होगी उतने ही आपको 1,500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से पैसे इसमें ऐड करने होंगे। तो ये हो गया आपका 10 लाख रुपए का खर्चा आपके सिर्फ प्रिंटिंग मटेरियल पे। 40,000 रुपया ट्रेडमार्क का, 10 लाख रुपया ये, 10.5 लाख रुपया। अब इसको पैक करना है तो उसके लिए पत्ती चाहिए। पत्ती आप अपनी हस्बे मंशा, हस्बे ज़रूरत हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी हम तो 1 लाख रुपए की रॉ मटेरियल यानी पत्ती हासिल कर सकते हैं, तो 1 लाख रुपए की ले लेंगे। 2 लाख रुपए की चाहिए तो 2 लाख की ले लेंगे। 4 लाख रुपए की चाहिए तो 4 लाख की ले लेंगे। आपकी बजट के हिसाब से ये होगा जितनी भी चाहें। तो अगर आप 4 पैक्स में जा रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें अपने बजट के मुताबिक पत्ती हासिल कर सकते हैं।
कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ 2 पाउचेज में जाते हैं कि भाई हम तो सिर्फ 95 ग्राम और 180 ग्राम ये ज़्यादा चलते हैं, लिहाजा ये 2 पाउच बनवाते हैं। तो 5 लाख रुपया जो है उनका खर्च आ जाता है पाउच बनवाने पे, और बाकी जो पत्ती खरीदने के लिए 2 से 3 लाख रुपया वो रखते हैं कि इनिशियली हम अपना 1 मिलियन के अंदर अंदर यानी 10 लाख के अंदर अंदर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ये 2 पाउचेज ही सबसे बेहतरीन है। अगर आप 4 पाउच में जाते हैं तो मेरी एस्टिमेशन ये है कि आपको 20 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए इस बिजनेस को रन करने के लिए। उसमें आपका मार्केटिंग बजट भी कवर हो जाएगा, आपकी पत्ती भी शामिल हो जाएगी, आपका सेल्स का बजट भी शामिल हो जाएगा, और 4 से 6 महीने की तनख्वाहें भी शामिल हो जाएंगी, ताकि आप इस बिजनेस को शुरू करें तो 6 महीने तक सर्वाइव भी कर सकें। ये ना हो कि आपका बिजनेस शुरू होते ही औंधे मुंह गिर जाए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ दोस्त ये करते हैं कि भाई हमने तो अभी सिर्फ 10 रुपए वाली पत्ती से स्टार्ट करना है, हम अभी आधा किलो, किलो, 190 ग्राम उसकी तरफ नहीं जाते। तो फिर वो क्या होता है, वो इस तरह से पत्ती होती है, इस तरह से लड़ी बनती है। तो इसको पैक करने के लिए पैकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें कि सिर्फ 10 रुपए वाली पत्ती करनी है, बाकी सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, वो कितने पैसों में हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन का खर्चा तो अपनी जगह पे मौजूद है ही है। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए हमारा ये शापर, तो ये उसी तरह 2.5 लाख रुपए में आपके सिलेंडर और ये शापर बनेंगे। तो 3 लाख रुपए के अंदर आपका ट्रेडमार्क, आपका शापर और सिलेंडर बनेंगे। अब आपको क्या चाहिए, अब चाहिए आपको एक पैकिंग मशीन जो इसके अंदर पत्ती को पैक कर सके। 3 लाख रुपए की डबल इन्वर्टर वाली इस वक्त मशीन बनती है, इससे कम नहीं बनती। और अगर आप इसके अंदर 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, 50 ग्राम, 100 ग्राम भी पैक करना चाहते हैं, तो वो मशीन 3.5 लाख रुपए में तैयार होती है, यानी जिसके अंदर ये सारी पैकिंग्स आप एक ही वक्त में कर सकें। तो 3.5 लाख रुपए की मशीन है और 3 लाख रुपया आपका ये वाला खर्चा है, 6.5 लाख रुपया। 6.5 लाख रुपए में आपका सेटअप तैयार हुआ है, अभी इसको चलाना है, उसके लिए आपको पत्ती चाहिए, तो पत्ती के पैसे अलग से, सेल्स का और मार्केटिंग का खर्चा अलग से। 10 रुपए वाली पत्ती पैक करके मार्केट में उतारने के लिए आपको जो टोटल पैसा रिक्वायर्ड है वो 10 लाख रुपया है। 10 लाख रुपए से कम में आप 10 रुपए वाला एक साशे मार्केट में इस वक्त राइट नाउ मई 2023 में उतारेंगे तो पिट जाएंगे, क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं है, पीछे मटेरियल चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। सिर्फ 6.5 लाख रुपए का तो सेटअप बनेगा, और अगर 3.5 लाख रुपया नहीं है इसको चलाने के लिए, तो फिर इसमें हाथ ना डालें। एक सोल्यूशन है कम पैसों में मार्केट में आने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है। वो क्या है कि पैकिंग मशीन को निकाल दें, ये पैकेट की लड़ी बनवा लें, ऐसे ही जैसे ये पैकेट है इसी तरह की लड़ी बनवा लें, खाली 6-6 पीसेस की। अब लेबर बिठा के साफ सुथरे माहौल के अंदर, साफ सुथरे छोटे से बर्तन के अंदर या प्लास्टिक के कप के साथ इसमें फिलिंग करते जाएं। 30,000 रुपए का एक सीलर आता है, उसके साथ आप इसको सील करते जाएं। एक बंदा एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करे तो आपको 8 पेटी मटेरियल बना के दे सकता है। उसमें आपकी पैकिंग मशीन निकल जाएगी, सिर्फ लेबर के साथ काम करना होगा। ऐसा काम करने से, वालेकुम सलाम, ऐसा करने से आप 6 लाख रुपए में मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट 10 रुपए वाला उतार सकते हैं। लेकिन 10 के साथ अगर 20 रुपए भी करेंगे तो फिर आपको 2.5 लाख रुपया और चाहिए। अगर आप उसके साथ अब 90 ग्राम भी करना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपया आपको और चाहिए। अगर आप इसके साथ 400 ग्राम करना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपया और चाहिए। जितने पैक साइज आप मार्केट में उतारते जाएंगे उसी हिसाब से आपको 2.5 लाख रुपया मजीद चाहिए होगा इस काम के अंदर। अब आते हैं सबसे अहम और ज़रूरी बात, 10 रुपए वाली पत्ती में अब इस वक्त प्रॉफिट ख़त्म हो चुका है। 10 रुपए वाला पैकेट बंद कर देना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि 10 रुपए वाला पैकेट मार्केट में उतार के हम पैसे कमा लेंगे, तो पैसा पत्ती के काम में 10 रुपए वाले पैकेट में इस वक्त नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। हाँ, 20 रुपए वाले साशे के अंदर फिर भी बचत है। तो कभी भी 10 रुपए वाला सरफ, 10 रुपए वाली पत्ती, 10 रुपए वाली कोई भी आइटम इस वक्त अगर छेड़ने का इरादा रखते हैं, तो जितने पैकिंग मटेरियल्स के और रॉ मटेरियल्स के रेट हो चुके हुए हैं, कुछ नहीं बचने वाला। हर दर्जन पे आपको लग रहा होगा कि हम पैसे बचा रहे हैं, हर दर्जन पे आपको नुकसान हो रहा होगा। लिहाजा 10 रुपए वाली पत्ती से किसी भी आइटम से अवॉइड कर लें, अभी पैकिंग की तरफ ना जाए। अब हम इस काम को शुरू तो कर लेते हैं
कि ठीक है यार, हमने महीना 40 दिन लगा के ये नाम भी रजिस्टर करवा लिया, सिलेंडर भी बनवा लिया, शापर भी बनवा लिया, पत्ती भी ले ली, मशीन भी बनवा ली, पैक भी कर ली, अब मार्केट में जा रहे हैं, तो हमें तो बेचना ही नहीं आता, हम तो अनाड़ी। तो अगर सारे काम आप खुद करेंगे तो भाई जो बाकी लोग क्या करेंगे? मतलब आपको बनाना आता है तो आप बना लो, जिसको बेचना आता है उसको हायर कर लो। अगर आप हायर नहीं करना चाहते तो भाई किसी को पार्टनर बना लो, दो फायदे हो जाएंगे, एक तो उसको बेचना आता है, दूसरा उसकी इन्वेस्टमेंट भी शामिल हो गई, तो आपको फंड्स की कमी का सामना नहीं रहेगा। यानी इस बिजनेस को चलाने के लिए आप अकेले जो मेहनत कर रहे थे, अब दो बंदे मेहनत करेंगे, दोनों के स्टेक्स है ना, एक को बनाना आता है, एक को बेचना आता है, तो बनाने वाला बनाता रहे, बेचने वाला बेचता रहे। अगर नहीं कर सकते तो फिर सेल्समैन ले लें। यहाँ पे अमूमन नए कारोबारी हजरात गलती क्या करते हैं कि जो पहले सेलमैन मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं उन्हीं को कमीशन देना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट भी बेच दो। वो बेचते हैं, बड़े शौक से बेचते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताते किसको बेच रहे हैं। ठीक है, आपका पैसा फंसता है। जब भी उसको जवाब देंगे वो कहेगा ठीक है मैं तो पैसा रिकवर करके दूंगा। आपका पैसा मार्केट में खड़ा है, नहीं खड़ा है, कितना खड़ा है, आपको कोई इल्म नहीं है। वो लेके खा गया तब भी आपको कोई इल्म नहीं है। लिहाजा जब भी सेल्समैन रखें उसको नौकरी पे रखें, कमीशन पे ना रखें, उसको अच्छी तनख्वाह दें और अच्छा उसको इंसेंटिव दें, ताकि आपको पता हो कि आपका माल किस दुकान पे है, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, किस होलसेलर के पास है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आपका पैसा हवा में पड़ा हुआ है। और ये आप उसी बंदे से पूछ सकते हैं जिसको आप तनख्वाह देते हैं, जिसको कमीशन देते हैं उससे नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो दुकानदार आपको कभी भी नहीं देगा, क्योंकि वो उसके दुकानदार हैं। लेकिन जब आप किसी बंदे को सैलरी देते हैं तो फिर वो दुकानदार आपको बना के देता है कि भाईजान फलां दुकान पे मेरा माल पड़ा हुआ है। आप जब चाहें मार्केट में जाके उसकी तसल्ली कर सकते हैं। अमूमन नए कारोबारी हजरात क्या गलती करते हैं कि एक तो टारगेट सेट नहीं करते, बस बंदा तनख्वाह पे रख लिया, काम करो। उसके साथ ये तय करें कि भाई आपका सेल्स टारगेट माहाना इतना है, इतना आपने बेचना है, नहीं बेचेंगे तो आप सैलरी के हकदार नहीं है। और अगर वो नहीं बेचता है तो उसकी मिन्नत समाजत तरलों को मत देखें कि उसने कितनी मेहनत की है या नहीं की है। आप उसकी सैलरी डिडक्ट कर लें, नहीं करेंगे तो आप अपनी पॉकेट से अदा करेंगे। बहुत से लोग हैं जो आके कह देते हैं सर देखें मैं तो सुबह 6 बजे निकलता हूँ, शाम को 6 बजे आता हूँ। भाई तेरा 6 बजे निकलना और शाम को 6 बजे आना हमारे किस काम का, अगर हमारी प्रोडक्ट ही नहीं बिक रही। पता नहीं आप निकल रहे हो काम पे, नहीं निकल रहे हो, काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हमें तो रिजल्ट्स चाहिए ना, और रिजल्ट्स क्या है, हमारी इतनी पेटी आज बिकी या नहीं बिकी। अगर बिकी है तो आप जस्टिफाई करते हो, नहीं बिकी है तो मेहनत तो गधे भी करते हैं भाई। और अगर नहीं बिकी है तो वो तो हम भी अपना पेट्रोल ज़ाया कर सकते हैं ना, सुबह निकले शाम को वापस आ जाए, मेहनत तो हम भी करके आए हैं। तुझे तो तनख्वाह बेचने की ही देते हैं। यहाँ पे आके नया कारोबारी बड़ा कंफ्यूज है कि यार बच्चा मेहनत कर रहा है, अच्छा चलो अगले महीने से ही, इस महीने तनख्वाह पूरी देते हैं। इसी अगले महीने के चक्कर में कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आती कि हमारे साथ हाथ क्या हो गए। मार्केट में 30,000 तनख्वाह चल रही है तो 50,000 तनख्वाह दो, अगर 50,000 तनख्वाह चल रही है तो ₹1,00,000 तनख्वाह दो, लेकिन काम पूरा लो। काम के अंदर कभी कमी कुताही मत करो। जैसे ही आप इसके ऊपर लचक दिखाते हैं आपकी कमर जो है टूट जाती है, खम आ जाता है। क्यों? आपने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, नंबर 1। नंबर 2, जब तनख्वाह अच्छी देनी है तो उधार क्यों बेचना है? उसको कहो भाई नकद बेच के आओ। वो नहीं नकद बेचता, नकद बेचने वाला बंदा ढूंढो। पड़े हैं मार्केट में, बड़ी बड़ी कंपनियों के नुमाइंदे पड़े हुए हैं, तोड़ो, दो तनख्वाह ज्यादा, उनसे ज्यादा दो, उनसे ज्यादा टारगेट लो। वो भी तो नकद बेचते हैं ना, अगर वो बेचते हैं तो आप भी बेच सकते हैं। लेकिन नकद कब बिकता है भला? दुकानों पे जोर लगाने से नकद नहीं बिकता। नकद बिकता है जो दिखता है। तो दिखता कैसे है? मार्केटिंग के जरिए, तशहीर के जरिए। हम अपने पूरी फोकस, पूरी एनर्जी, पूरी तवानाई किस चीज़ पे लगा देते हैं? भाई हमारा पैकेट खूबसूरत हो, हमारी पत्ती बहुत अच्छी हो, हमारा रेट बहुत अच्छा हो, हमारा सेलमैन का यूनिफॉर्म बड़ा अच्छा हो, हम टाइम पे डिलीवरी दे दें, मशीनें हमारी अच्छी होनी चाहिए, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, दुकानदार ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये वाला भी ठीक है। तो ये सब करने का फ़ायदा क्या? किसको फ़ायदा हुआ इसका, इतना सारा पैसा लगा देने का? आपने अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को बताया ही नहीं कि मेरी प्रोडक्ट फलां जगह पे पड़ी है, जाके दुकानदार से उठा लो। वो उठाएगा क्यों?
जब उसको पता होगा कि वहां पे एक अच्छी चीज अच्छे रेट में पड़ी है, और वो पता कैसे चलेगा? वो तशहीर से चलेगा। हम सब कुछ तो करते हैं, तशहीर नहीं करते। मार्केटिंग सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक आप और आपके बंदे मार्केट में फिर रहे हैं, वो सेल्स की तगोदो में फिर रहे हैं, वो मार्केटिंग के लिए नहीं फिर रहे। अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो उसके पैरामीटर्स कुछ अलग हैं, उसके लिए तगोदो कुछ अलग है, उसके लिए पैसे किसी और चीज पे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे प्रमोशनल मटेरियल्स बनवाने पड़ते हैं, केबल पे इश्तिहार चलवाने पड़ते हैं, आपको फ्री सैंपलिंग करनी पड़ती है, लोगों को अपनी चाय का जायका चखवाना पड़ता है। जब लोगों को पता लगता है तभी वो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में दुकान में से उठाएंगे ना। पूरा फोकस सेल पे डाल दिया, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन पैक मार्केट में से बिका ही नहीं। दुकानदार क्या कहता है कि भाई मैं क्या करूं, मैंने तो डिस्प्ले में भी रख लिया, मैंने तो लोगों को कह कह के भी देख लिया, लोग आपकी प्रोडक्ट आके मांगते ही नहीं। मांगते उसी प्रोडक्ट को हैं जो घर में बैठे उनके दिमागों में पेवस्त हो जाती है। उसके लिए हमें मार्केटिंग टूल्स लेने की, खरीदने की, अपनाने की जरूरत है। ये नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा भाईजान। गीत गाने पड़ते हैं सुबह दोपहर शाम, उठते बैठते जागते खाते पीते अपनी प्रोडक्ट की अजान देनी पड़ती है। जब तक आप खुद अपनी प्रोडक्ट को अच्छा नहीं कहेंगे तो कोई आपकी प्रोडक्ट को अच्छा कैसे कहेगा? कह सकता ही नहीं। तो फोकस किस चीज पे करना है? मार्केटिंग के ऊपर। अब मार्केटिंग के लिए पैसा कितना रखना चाहिए, यह बड़ा अहम सवाल है। आपका टोटल बजट जितना भी है उसका 15% मार्केटिंग के लिए रख दें। आपका बिजनेस छोटा है, दरमियाना है, बड़ा है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ इस चीज से कि आपने मार्केटिंग की या नहीं की। और फिर मार्केटिंग और मुअस्सर मार्केटिंग में बड़ा फर्क है। आप ढोल बजाते रहें थोड़ी देर के लिए तो फायदा हो सकता है वक्ती तौर पे, लेकिन यह मुस्तकिल नहीं है। आप टीवी खोलते हैं सुबह दोपहर शाम, आपको एड्स नजर आते हैं, क्यों? क्योंकि वो याद दहानियों को ताज़ा रखना चाहते हैं, बार 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 आपके दिमागों पे चोट लगाना चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है। और कभी भी किसी कमर्शियल या एड में आपने देखा है कि उन्होंने कहा हो हमारी प्रोडक्ट खरीद लो? वो कभी भी नहीं कहते। वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को गैर महसूस अंदाज में अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स के दिमागों में उतारते हैं, दैट्स इट। तो उम्मीद ये करता हूं कि आप जब भी अपना बिजनेस करेंगे तो मार्केटिंग को बहुत फोकस करेंगे। सेल्स और मार्केटिंग के लिए मेरी एक किताब है सेल्स बीती, ये लोकल मार्केट के लिए है। यानी हम इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए यहाँ पे किस तरह के इकदाम करेंगे तो आपकी सेल्स अच्छी होगी और आपकी मार्केटिंग मुअस्सर होगी। अगर कोई लेना चाहे तो इसकी कीमत हमने 1000 रखी है, ये अब्दुल कादर भाई से आप ले सकते हैं। लोकल मार्केट के हिसाब से है, बड़े बिजनेसेस को इसके अंदर फोकस नहीं किया गया है। छोटे बिजनेसेस को हर हर उस कारोबारी की ये ज़रूरत है जो सेल्स को लेके परेशान है या मार्केटिंग को लेके परेशान है। आज तक के लिए इतना ही।